Okay, ji, Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So, in the last class, we did expenditure reducing policy, and we were able to complete its first tool, and that was appreciation and revaluation. Today, we will do, inshallah, the second tool, and that second tool is fiscal and monetary policy. So, sir, what is this expenditure reducing policy? So, always remember this expenditure reducing policy targets to reduce the expenditure of the domestic residents on the imported good. This expenditure reducing policy targets to reduce the expenditure of domestic residents on the imported goods. And in order to this to take place successfully, the government can use two tools. One is fiscal and monetary policy, which is a part of demand side policy, and the other tool is appreciation and revaluation. So we have already done appreciation and revaluation in our last class. And in today's class, we will do fiscal and monetary policy, right? Okay. So let's start. Bismillahir Rahmanir Rahim. Okay. Okay. So एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी का टारगेट होता है डोमेस्टिक रेजिडेंट के इंपोर्टेड गुड के ऊपर एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना। तो कैन एनीवन प्लीज टेल मी, हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करेंगे या एक्सपेंशनरी? हम लोग कौन सी पॉलिसी यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी या एक्सपेंशनरी? जी। कौन सी पॉलिसी यूज करेंगे भाई, बता दो प्लीज। हमारा टारगेट होगा एग्रीगेटेड डिमांड को कम करना, तो हम लोग यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अब चाहे फिस्कल हो या मॉनेटरी हो, हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे? कॉन्ट्रैक्शनरी। तो मैं इधर लिखूं, वी विल बी यूजिंग कॉन्ट्रैक्शनरी, वी विल बी यूजिंग कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। वाई? बिकॉज हमारा टारगेट होगा एग्रीगेटेड डिमांड को रिड्यूस करना, ताकि जो डोमेस्टिक रेजिडेंट का इंपोर्टेड गुड के ऊपर खर्चा है वो रिड्यूस हो जाए। अब ये जो फिस्कल पॉलिसी है ना, इस फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं। सर, इस फिस्कल पॉलिसी के अंदर कितनी टूल्स हैं? इस फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं। कौन कौन सी? सर, इस फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं। नंबर वन इज टैक्सेशन एंड नंबर टू इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सर, दो टूल्स हैं, एक है टैक्सेशन, एक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन ये है कि हम लोग टैक्स के साथ क्या करेंगे? तो आपने बोला सर टैक्स को बढ़ा देंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देंगे। यही करेंगे भाई, हम लोग टैक्स को बढ़ाएंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेंगे। सर, हमने पढ़ा है टैक्स दो तरीके का होता है। हमने पढ़ा है टैक्स दो तरीके का होता है। वन इज इनकम टैक्स। टैक्स दो तरीके का होता है, वन इज इनकम टैक्स एंड द अदर इज कॉरपोरेशन टैक्स। सर, टैक्स दो तरीके का है, एक इनकम टैक्स होता है, एक कॉरपोरेशन टैक्स होता है। सर, इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, सही कह रहा हूँ? सर, इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, और डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो परचेजिंग पावर कम होगी, सही कह रहा हूँ? सर, जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो परचेजिंग पावर कम होगी, और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी। क्या बोला भाई? जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो परचेजिंग पावर कम होगी, और परचेजिंग पावर कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, राइट? सर, अगर कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ेगा तो रिटेन प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और जब रिटेन प्रॉफिट्स कम होंगे तो री इन्वेस्टमेंट कम होगी, और जब री इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इससे जॉब्स और इनकम और कंजम्पशन कम हो जाएगी। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं भाई?
सर जब इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, कंजम्पशन कम होगी। जब कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ेगा तो रिटेन प्रॉफिट्स कम होंगे, जिससे री इन्वेस्टमेंट कम होगी, जिससे जॉब्स कम क्रिएट होंगी, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, जब प्रोडक्शन कम होगी तो जॉब्स कम होगी, जब जॉब्स कम होगी तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी। अब मेरी बात सुनना गौर से। ये जो कंजम्पशन कम होगी ना, ये जो कंजम्पशन कम हो रही है, ये इसलिए कम हो रही है क्योंकि हमारी इनकम कम हो रही है, सही कह रहा हूं? ये जो कंजम्पशन कम हो रही है ये इसलिए कम हो रही है क्योंकि हमारी इनकम कम हो रही है। ऐसा ही है भाई। ये कंजम्पशन इसलिए कम हो रही है क्योंकि हमारी इनकम कम हो रही है, तो मैं इधर लिख सकता हूं कि ये जो कंजम्पशन कम होगी ये दोनों गुड्स की होगी। ये जो कंजम्पशन रिड्यूस होगी ये दोनों गुड्स की होगी, बोथ डोमेस्टिक एंड इंपोर्टेड गुड्स। सर ये जो कंजम्पशन कम होगी ये दोनों गुड्स की कम होगी। किन दोनों की? इंपोर्टेड गुड और डोमेस्टिक गुड, दोनों दोनों गुड्स की कंजम्पशन कम होगी, सही कह रहा हूं? तो यार जब इंपोर्टेड गुड्स की कंजम्पशन कम होगी, जब इंपोर्टेड गुड्स की कंजम्पशन कम होगी तो आउटफ्लोज भी कम होंगे। जब इंपोर्टेड गुड्स की कंजम्पशन कम होगी तो आउटफ्लोज भी कम हो जाएंगे, सही कह रहा हूं? तो जो आपका बीओपी है ना, वो क्या हो जाएगा? आपका बीओपी पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी बात मानते हो? सर जब कंजम्पशन कम होगी तो दोनों की कम होगी, इंपोर्टेड की भी कम होगी, डोमेस्टिक की भी कम होगी। तो भाई जब इंपोर्टेड गुड की कंजम्पशन कम होगी तो इंपोर्टेड गुड के ऊपर खर्चा भी कम होगा, आउटफ्लोज भी कम होंगे, तो बीओपी जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में चला जाएगा। लेकिन एक मसला हो गया। जब डोमेस्टिक गुड की कंजम्पशन कम होगी, इसका मतलब है डोमेस्टिक गुड की डिमांड कम होगी, तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को भी कम कर देगा। जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम करेगा तो डिमांड फॉर लेबर भी कम हो जाएगी, सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ भाई, डिमांड फॉर लेबर भी कम होगी। और जब डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो कंट्री में क्या बढ़ जाएगी? जब डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो कंट्री में क्या बढ़ जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? करेक्ट? यस। ठीक है। अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इन द फॉर्म ऑफ रोड्स एंड डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो रोड्स वगैरह कम बनाएगी। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो रोड्स वगैरह कम बनाएगी, तो भाई जब वो रोड्स कम बनाएगी तो इससे जॉब्स भी कम क्रिएट होगी। और जब जॉब्स कम क्रिएट होगी तो इससे इनकम भी कम होगी। और जब इनकम कम होगी तो इससे कंजम्पशन भी कम होगी। और ये जो कंजम्पशन कम होगी ये दोनों गुड्स की कम होगी। किन दोनों की? इंपोर्टेड की और डोमेस्टिक गुड की, राइट? करेक्ट? क्लियर? दोनों गुड्स की कंजम्पशन कम होगी, इंपोर्टेड की भी कम होगी और डोमेस्टिक गुड की भी कम होगी। तो अब मुझे जरा एक बात बताओ, गवर्नमेंट के कितने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नमेंट के कितने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे? कोई बच्चा याद दिलाएगा? गवर्नमेंट के कितने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे? पांच। कौन कौन से? प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या क्या है भाई? प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ऐसा ही है भाई, गवर्नमेंट के ये पांच ऑब्जेक्टिव्स थे। क्या क्या थे? प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, बीओपी स्टेबिलिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो अब आप मुझे देख के बता दो, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है और कौन से के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है और कौन से के साथ कॉन्फ्लिक्ट है?
देखो, एक ऑब्जेक्टिव। ओके, गुड 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 गुड। एक ऑब्जेक्टिव जो अचीव होता हुआ दिख रहा है ना, दो ऑब्जेक्टिव मुझे अचीव होते हुए दिख रहे हैं। एक आपका बीओपी की स्टेबिलिटी हो रही है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी हो रही है क्योंकि बीओपी पॉजिटिव हो रहा है। और जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी ना, तो सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तो प्राइस कम होगी। तो कौन सा एक और ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, जल्दी से बताओ। जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो प्राइस कम होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक दो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी हो रही है, और एक प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो रही है। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो दो ऑब्जेक्टिव के साथ हो रहा है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है। किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। सवाल, सर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कैसे कॉन्फ्लिक्ट है भाई? जब प्रोडक्शन कम होगी तो आउटपुट कम होगा, जब आउटपुट कम होगा तो जीडीपी कम होगा, और जब जीडीपी कम होगा तो कंट्री में नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो क्या आपको समझ आया कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है और किस ऑब्जेक्टिव के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? क्या ये बात आपको समझ आई? कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? तो भाई दो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं। बीओपी पॉजिटिव और प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो रही है, महंगाई भी कंट्रोल हो रही है, लेकिन दो ऑब्जेक्टिव के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर आपको याद हो तो आपको बताई गई है ये बात, दैट फिस्कल पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ डिमांड साइड पॉलिसी। आपको बताया गया है भाई, फिस्कल पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ विच पॉलिसी? सर फिस्कल पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ डिमांड साइड पॉलिसी। और डिमांड साइड पॉलिसी को क्या कहते हैं? डिमांड साइड पॉलिसी को कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी कहते हैं। तो भाई जब भी ये एक मसला हल करने जाएगा तो लाजमी दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा। अच्छा, अब मुझे कोई बच्चा ये बताए कि कोई डायग्राम बना सकते हैं? कैन वी मेक एनी डायग्राम? कैन वी मेक एनी डायग्राम? यस वी कैन मेक अ डायग्राम। कौन मुझे बताएगा? हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं, सामने मौजूद है। हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं, कौन सी बना सकते हैं भाई? एग्रीगेटेड डिमांड के लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की, ऐसा ही है भाई। एग्रीगेटेड डिमांड के लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की। तो सर लेबलिंग क्या आएगी भाई? ऊपर आ जाएगा प्राइस लेवल, और सर नीचे आ जाएगा रियल इनकम। सर ऊपर आ जाएगा प्राइस लेवल, नीचे आ जाएगा रियल इनकम, सही कह रहा हूं? सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है और सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है, और जहां पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, वहां से आ जाएगी प्राइस और रियल इनकम। तो सर ये हो गया एग्रीगेटेड डिमांड, ये हो गया एग्रीगेटेड सप्लाई, सर ये हो गया इक्विलिब्रियम, सर ये हो गई आपकी प्राइस, और ये हो गई आपकी रियल इनकम, सही कह रहा हूं? अब बताओ यार, एग्रीगेटेड डिमांड कम हो रही है तो किधर शिफ्ट होगा भाई? एग्रीगेटेड डिमांड कम हो रही है, किधर शिफ्ट होगा दोस्त? सर एग्रीगेटेड डिमांड कम हो रही है, किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट राइट? सर एग्रीगेटेड डिमांड कम हो रही है तो ये जो एग्रीगेटेड डिमांड का कर्व है ये किधर शिफ्ट करेगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। सर जहां पर नया एग्रीगेटेड डिमांड और पुराना एग्रीगेटेड सप्लाई इक्वल होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम, वहां से आ जाएगी न्यू प्राइस और नीचे आ जाएगी न्यू रियल इनकम, सही कह रहा हूँ? तो सर ये आ गई न्यू प्राइस, और सर नीचे आ गई न्यू रियल इनकम, सही है? और सर ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम, ओके है, करेक्ट? तो एक बार देख लो भाई, पहली पॉलिसी जो गवर्नमेंट यूज करेगी उसका नाम है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स है, टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हम लोग टैक्स को बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करेंगे। टैक्स दो तरीके का, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, जिससे कंजम्पशन कम होगी, जिससे एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी दोनों गुड्स की, इंपोर्टेड की और डोमेस्टिक गुड की। तो भाई जब इंपोर्टेड गुड की एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, और हमारा मकसद था जो बीओपी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना। लेकिन एक मसला हो जाएगा, जब डोमेस्टिक गुड की डिमांड कम होगी तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है?
फिर हम लोग दो ऑब्जेक्टिव तो अचीव करने में सक्सेसफुली कामयाब हो जाएंगे। एक तो बीओपी पॉजिटिव हो जाएगा, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आएगा, राइट? ओके, चलें आगे चलते हैं, आ जाए। अब इधर सुनना। जो सेकंड पॉलिसी हम लोग यूज कर सकते हैं उसका नाम है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जो सेकंड पॉलिसी हम लोग यूज कर सकते हैं उसका नाम है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सवाल, सर हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा टारगेट है एग्रीगेटेड डिमांड को कम करना, हमारा टारगेट है इंपोर्टेड गुड के ऊपर एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना। अब मॉनेटरी पॉलिसी में वैसे तो दो टूल्स हैं। सर मॉनेटरी पॉलिसी में वैसे तो दो टूल्स हैं, एक मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट और दूसरी टूल होती है एक्सचेंज रेट। लेकिन सिर्फ जब आप मॉनेटरी पॉलिसी बीओपी के इशू को सॉल्व करने की यूज कर रहे होगे तो आप एक्सचेंज रेट को नहीं लोगे। क्या बोला? वैसे तो दो टूल्स हैं, मैं भी मानता हूं, एक है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, दूसरी टूल है एक्सचेंज रेट। लेकिन जब भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करोगे तो यू वोंट कंसिडर एक्सचेंज रेट, आप सिर्फ मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट की बात करोगे, ठीक है? तो जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर टूल है उसका नाम है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। और मुझे जरा कोई बच्चा बताएगा कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के दरमियान कौन सा रिलेशन है? सर मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के दरमियान कौन सा रिलेशन है? सर मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, और मैंने आपको बोला है हमेशा आप इंटरेस्ट रेट के बारे में सोचेंगे। तो मुझे जरा सोच के बताएं कि मैं ऐसा इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करूं कि एग्रीगेटेड डिमांड कम हो जाए। मैं ऐसा इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करूं कि एग्रीगेटेड डिमांड कम हो जाए? क्या करूं? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाऊं गिराऊं? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाऊं या गिराऊं? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दूंगा, सही कह रहा हूं। तो सर मैं मनी सप्लाई को कम करूंगा, और जब मनी सप्लाई कम होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट वो रेट है जिसमें बैंक में आप पैसा सेव करते हो या बैंक से आप पैसा बोरो करते हो। तो मुझे एक बात बताओ, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो व्हाट विल यू डू एज अ सेवर? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेवर सेव ज्यादा करेगा क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। तो भाई जब वो सेव ज्यादा करेगा तो वो स्पेंड कम करेगा, और वो स्पेंड कम करेगा तो कंजम्पशन कम होगी। और जब वो स्पेंड कम करेगा तो दोनों गुड्स के ऊपर कम स्पेंड करेगा, इंपोर्टेड पे भी और डोमेस्टिक गुड पे भी, ठीक है? सर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बोरोवर जो है वो आपका बोरो कम करेगा। जो बोरो कम क्यों करेगा? क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा है। क्या बोला भाई? बोरोवर बोरो कम करेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा है। तो भाई जब वो बोरो कम करेगा तो वो री इन्वेस्ट भी कम करेगा, जिससे फिर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। सही कह रहा हूं? जब वो री इन्वेस्ट कम करेगा तो इससे इन्वेस्टमेंट कम होगी, और जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, जिससे जॉब्स कम होगी, इनकम कम होगी, और अगेन कंजम्पशन कम होगी। सही कह रहा हूं भाई? देख लो भाई, सही कह रहा हूं? अच्छा अगेन। अच्छा अगेन, ये जो कंजम्पशन कम होगी ये दोनों गुड्स की कम होगी ना? कौन कौन से दो गुड्स? बोथ डोमेस्टिक गुड एंड इंपोर्टेड गुड। सर ये जो कंजम्पशन कम होगी ये दोनों गुड्स की कम होगी। किन दोनों की? इंपोर्टेड की और डोमेस्टिक की। तो भाई जब इंपोर्टेड गुड की कंजम्पशन कम होगी ना तो इंपोर्टेड गुड का खर्चा भी कम होगा, तो इससे आउटफ्लोस कम हो जाएंगे। जब मैं इंपोर्ट कम करूंगा तो मुझे बाहर पेमेंट कम करनी है, तो आउटफ्लोस कम होंगे। तो जो आपकी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन वही वाली बात है, जब डोमेस्टिक गुड की कंजम्पशन कम होगी तो इससे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम करेगा, जिससे डिमांड फॉर लेबर कम होगी। और जब डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो कंट्री में क्या बढ़ जाएगी? कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। भाई जब डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो कंट्री के अंदर क्या बढ़ जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ आई कैन मेक टू डायग्राम्स, एक मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट वाली और एक एग्रीगेटेड डिमांड के कम होने वाली।
अच्छा, अगेन वही हो गया कि आपने बीयूपी पॉजिटिव अचीव कर लिया, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव कर लिया, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ वापसी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो भाई अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट वाली। तो कोई बच्चा जरा मुझे याद दिलाएगा प्लीज। हमने पढ़ा है भाई, लेबलिंग कर लूं पहले। ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट रेट। ऊपर क्या आएगा भाई? ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट रेट और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ मनी। सर ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, नीचे आएगा क्वांटिटी ऑफ मनी। सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड है। हर डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है और हर सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है, भाई हमने यही पढ़ा है। हर डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, हर सप्लाई कर्व अपवर्ड है, लेकिन मनी सप्लाई का कर्व वर्टिकल होगा। कौन सा होगा? सर मनी सप्लाई का कर्व क्या होगा? वर्टिकल होगा। तो देखो ये मैंने कौन सा कर्व बना दिया, ये मैंने वर्टिकल कर्व बनाया। और इस वर्टिकल का, ये वर्टिकल कर्व किसका है? मनी सप्लाई का। अब सर जहां पर मनी सप्लाई मनी डिमांड इक्वल होगा, वहां से आ जाएगा इंटरेस्ट रेट लेफ्ट पर और नीचे आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ मनी। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं भाई? अब मुझे बताओ, मनी सप्लाई कम हो रही है, मनी सप्लाई कम हो रही है तो किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट वर्ड्स ना। तो अब आप देखो मनी सप्लाई कम हो रही है MS से MS1 के ऊपर। सर जहां पर न्यू मनी सप्लाई और ओल्ड मनी डिमांड मीट करेगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। वहां से आ जाएगा न्यू इंटरेस्ट रेट। तो देखो ये आ गया न्यू इंटरेस्ट रेट और नीचे आ गई न्यू क्वांटिटी ऑफ मनी। सही कह रहा हूँ भाई? ये आ गया न्यू इंटरेस्ट रेट और ये आ गई न्यू क्वांटिटी ऑफ मनी। ऐसा ही है भाई। और सर ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम। राइट, करेक्ट। ओके है, करेक्ट। जी, बताएं। हाँ भाई, क्लियर है आपको? तो यार हमने, अच्छा अब आप कह रही हो, एक लड़की का सवाल है कि सर हम लोग एक्सचेंज रेट को क्यों नहीं कंसिडर करेंगे। तो देखो, अगर हम एक्सचेंज रेट को कंसिडर करने जाते हैं ना, तो इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में हमने पढ़ा है पॉजिटिव रिलेशन होता है, यही पढ़ा है भाई हमने। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, और जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा मेरी करेंसी एप्रिशिएट होगी, तो अब मुझे इंपोर्टेड गुड सस्ता लगेगा। तो मैं इंपोर्टेड गुड की डिमांड बढ़ाऊंगा, इंपोर्टेड गुड पे खर्चा बढ़ेगा, आउटफ्लो बढ़ेगा, बीओपी वापस नेगेटिव में पहुंच जाएगा। सही है। और हम तो पॉलिसी लगा ही इसलिए रहे हैं कि हम जो बीओपी नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। इसलिए वी वोंट बी कंसिडरिंग एक्सचेंज रेट। आई होप आई मेक योर क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, आपका क्वेरी क्लियर हो गई होगी। तो यार ये जो हमने चैप्टर पढ़ा ना, अच्छा आपके लिए मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ, आसानी होगी आपको जब आप 12 मार्क का क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आपको आसानी होगी, तो मैं आपके लिए कुछ चीजें लिख देता हूँ नोट बनाकर। तो यार पहले तो आप लिख दोगे कि एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी will be able to achieve the objective of BOP stability, will be able to achieve the objective of BOP stability, as well as price stability, which is one of the macroeconomic objective of government, which is one of macroeconomic objective of government, which is one of macroeconomic objective of government. But as it will reduce consumption of domestic good, but that as it will reduce consumption of domestic good, but as it will reduce consumption of domestic good, so it will reduce, but as it will reduce consumption of domestic goods, so it will reduce
So it will reduce, but as it will reduce consumption of domestic good, so it will reduce, but as it will reduce consumption of domestic goods, so it will reduce, so it will contract कर लो, ठीक है, so it will contract the production process, so it will contract the production process, which will reduce demand for labor, which will reduce demand for labor, which will reduce demand for labor, comma, increasing unemployment, which will reduce demand for labor, कॉमा इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो यार ये एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी बीओपी स्टेबिलिटी तो अचीव कर लेगी और प्राइस स्टेबिलिटी भी अचीव कर लेगी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होगा किसके साथ? अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, सही है, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, सही है। फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक और नोट बनाकर, ठीक है, ये तो मैंने एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी की बुराई कर दी। फिर हम लोग एक और नोट बनाकर ये भी लिख सकते हैं कि फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, fiscal and monetary policy is a part of fiscal and monetary policy is a part of demand side policy. Fiscal and monetary policy is a part of demand side policy, which is a conflicting policy as whenever we achieve one objective, so it conflicts with the other objective, ठीक है, जब भी हम एक ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे तो दूसरे ऑब्जेक्टिव के साथ लाजमी कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे कि जब हम लोगों ने प्राइस स्टेबिलिटी और बीओपी स्टेबिलिटी अचीव करा तो फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ फड्डा हो गया। तो हमने ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर पढ़ा ना, इसमें हमने सिर्फ हर चीज में आउटफ्लोस को डाला, बीओपी को डाला कि बीओपी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इस पूरे चैप्टर में हमने जो नई चीज पढ़ी थी वो खाली दो थी, करंट अकाउंट, कैपिटल, फाइनेंशियल अकाउंट, एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। तो अगर मैं आपको छोटा सा एक खुलासा दे दूं इस चैप्टर का, एक कंक्लूजन दे दूं, तो हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट समरी रिकॉर्ड है जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एक कंट्री के अंदर टेक प्लेस करेगी। फिर हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन अकाउंट्स है, करंट अकाउंट, कैपिटल, फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट में चार कंपोनेंट है, ट्रेड इन गुड, ट्रेड इन सर्विस, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर। फिर हमने पढ़ा फाइनेंस कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है जो एसेट्स के रिलेटेड है, जितना भी पैसा एसेट को खरीद के बेच के आएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंट इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है, जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड होगा वो सारा का सारा फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर जाएगा, सही है। फिर हमने पढ़ा कि फिर हमने पढ़ा कि जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है वो फाइनेंशियल अकाउंट में जाएगा। फिर हमने पढ़ा बीओपी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी बीओपी पॉलिसीज, जिसके अंदर दो पॉलिसीज हैं, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी। स्विचिंग पॉलिसी का टारगेट है इंपोर्टेड से छुड़वा के डोमेस्टिक पे लेके आना, जिसके लिए दो टूल्स यूज करेंगे, टैरिफ और डेप्रिसिएशन या फिर डिवैल्यूएशन। तो टैरिफ कब सक्सेसफुल है? जब डिमांड इलास्टिक होगी, याद आया आपको। और डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन कब सक्सेसफुल है? लॉन्ग रन में, जब इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड दोनों की डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि तब बीओपी भी पॉजिटिव होगा और बीओटी भी सरप्लस होगा। याद आया नहीं आया भाई? और एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी का टारगेट होता है इंपोर्टेड गुड के ऊपर खर्चे को, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना, जिसके लिए आप दो टूल्स यूज करोगे, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी या फिर एप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। तो एप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन शॉर्ट रन में इफेक्टिव होगा जब इंपोर्टेड और डोमेस्टिक गुड दोनों की डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि तब इन इलास्टिक होगी, क्योंकि तब जो है ना वो आपका बीओपी पॉजिटिव होगा और बीओटी सरप्लस होगा। फिर अगर आप फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की बात यूज करोगे तो आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करोगे, ताकि आप अपने बीओपी को पॉजिटिव कर लोगे। लेकिन वही वाली बात है, फिस्कल और मॉनेटरी हो दोनों डिमांड साइड का हिस्सा है, डिमांड साइड पॉलिसी को कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी कहते हैं। तो जब भी ये एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने जाएगी तो लाजमी दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगी, ठीक है जी। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी एंडेड आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर।